हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस वीडियो में मैं कक्षा 6 का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा जो अपनी हो चुकी है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। पेपर आप देख सकते हैं हैंड रिटन है, क्योंकि हमें प्रिंट करवाने में दिक्कत आती थी तो हमने अपना हाथ से लिखकर प्रिंट कराया है, तो उसको आप ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। तो जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान सा पेपर है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आप उनको कह सकते हो कि अनअकैडमी पर वो लाइव क्लास देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री में वो लाइव क्लास होती हैं और उस क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से वो बच्चे कक्षा को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना पेपर पर चलते हैं। हमारे 15 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। पहले जो 15 प्रश्न हैं वो अपने एक एक अंक के हैं। 16वां, 17वां और 18वां 2-2 नंबर के हैं। 19वां और 20वां 3 नंबर के हैं और 22वां और 23वां 5 नंबर के हैं। और पहले 10 प्रश्नों पर 10 नहीं बल्कि 11 आना था, आपको टिक का निशान लगाना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखो बच्चे, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 0 से 7 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। तो पहला प्रश्न है, 0 से 7 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। पूर्णांक बिल्कुल आसान, 0 को छोड़ दो भाई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 को छोड़ दो और 0 को बीच में गिन लो, ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पूर्णांक है तो कितने पर टिक लगा दोगे आप। 6 पर टिक लगा दोगे। बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न पर आ जाओ। त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के प्रकार का नाम लिखो। देखो बेटा, तीनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल अलग अलग है और जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। मैं साथ के साथ बता भी देती हूँ, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, अगर एक कोण 90 का हो तो समकोण त्रिभुज और एक कोण 90 से ज्यादा हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर तो अपना क्या आ जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 1 आएगा। 0 नहीं होता, 0 पूर्णांक में आ जाता है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। चौथे पे आ जाओ। 12 से आरंभ करने पर 12 से आरंभ करने पर घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि यह घड़ी की दिशा में 1/2 चक्कर लगाती है। देखो ये घड़ी बना दी मैंने, ये 12 का निशान बना दिया मैंने और मैं यहाँ पर ब्लू कलर से ये घड़ी की सुई ले लेती हूँ। तो पूरा चक्कर का मतलब तो ये होता है, ठीक है। और आधा चक्कर का मतलब यहाँ तक आना, और यहाँ कितने बजते हैं, 6 बजते हैं। तो मतलब 6 पे जाएगी वो सुई, तो घड़ी की सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 6 पर पहुंच जाएगी। आगे चलते हैं। रेखा खंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है। रेखा खंडों से, मान लो भाई मैं 3 रेखा खंड अपने ले लूं है, तो 1, 2 और 3 तो त्रिभुज, 4 ले लूं तो चतुर्भुज, 5 ले लूं तो पंचभुज, 6 ले लूं तो षटभुज, तो सारा मिलाकर वो क्या बन जाता है, बहुभुज। तो बहुभुज पर निशान लगा देंगे। आगे चलें। छठे प्रश्न पर 10,000 का पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले, तो जब भी पूर्ववर्ती निकालना हो तो उस संख्या में से 1 घटा दो। तो 10 में से 1 गया 9, 9, 9 और 9, तो 9,999 आपका उत्तर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। ये 9,998 है, ये 96 है और ये केवल 9,000 है। तो सही उत्तर ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब मैं 7वां प्रश्न, हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो मैं साथ साथ लिख भी देती हूं। ये है बच्चे 125 गुणा 8 गुणा 40 और गुणा 25 का गुणनफल क्या है। मैं 125 को 8 से गुणा करूंगी तो 1000 आएगा, फिर गुणा का निशान, और 40 को 25 से करूंगी तो बेटा 25 चौका 100, फिर मेरा 1000 आएगा। अब मैं इनकी गुणा करूंगी तो 1 एकम 1 और 1 के पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लग जाएंगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें देख लो 10 लाख कौन से नंबर पर है, तो बेटा जी जो आपका 10 लाख है वो ये है। देख लो यहाँ पर 3 जीरो ये रही और 3 जीरो ये रही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। 6 घंटे, सुन लो मेरी बात, 6 तो हो गए घंटे और दिन, एक दिन का मतलब
एक दिन का मतलब कितने घंटे होता है बच्चे? 24 घंटे, है ना। तो 6 और 6 तो ये हो गए घंटे और दिन हो गए 24, तो 6/24 करोगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 1/4 आ जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ूं मैं। अगला है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे अधिक भुजाओं वाला बहुभुज। कितना आसान प्रश्न है। पंचभुज में 5 होती हैं, त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4 और षटभुज में 6, तो सबसे ज्यादा भुजाएं इसमें है। प्रश्न संख्या 10, 25 कौन सी संख्या का गुणज है? यानी 25 इनमें से किसके पहाड़े में आता है? तो 25 5 के पहाड़े में आता है, तो 25 5 का गुणज है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, सही या गलत? ये बात आपने समझनी है कि जो 600 है वो 599 का परवर्ती है, यानी 599 के बाद आता है, यानी 599 में एक जोड़े तो मेरा उत्तर 600 आएगा। ये बात सही है या गलत है? तो यह बात अपनी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 12 पर। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत है। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड कम से कम होते हैं। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का मतलब होता है 1 तिया 3, तो अभाज्य संख्याओं के भी 2 गुणनखंड तो जरूर होते हैं, तो ये बात असत्य है। 13वें प्रश्न पे आ जाओ। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से अधिक होता है, तो यह बिल्कुल सही है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्या होते हैं? लंब। लंब का मतलब जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लंब लिखा है ये मैंने, लंब। ठीक है, कई बच्चे बोल देते हैं मैडम राइटिंग समझ नहीं आ रही। समकोण भी लिख सकते हो, एक दूसरे पर समकोण में होते हैं। थोड़ा यहाँ समकोण की भाषा बनती नहीं है, ठीक है। 15वें पे आ जाओ। 12 जमा घटा 12, जमा का 12 घटा का 12 0 आ जाएगा। बहुत आसान पेपर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 19वें नंबर पे भी दे रखा है। 19वें पे कि 21वें पे? 21वें पे। चलिए देखिए 16वां प्रश्न देखो। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो भैया 32 को छोड़ दो बेटा, तो अब आप गिनते चले जाओ। मैं मुंह जुबानी गिनूं तो 33, 34, है ना, कोमा लगा लगा के 35, 36, 37, 38, 39, 40, और अब 41 से 50 तक 10, ये हो गई 51 और 52। सुन लो मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 10 ये हो गई 18, और एक ही हो गई 19, और एक ये कितनी हो गई? 20 संख्याएं। गिन भी सकते हो। वैसे तो इन प्रश्नों को करने का एक और तरीका होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंतिम संख्या है 53, उसमें से घटा दो 32 और फिर 1 जोड़ दो, तो 53 में से 32 घटाओगे तो बेटा 19 आएगा, और 19 में 1 जोड़ोगे तो इनके बीच में 20 पूर्ण संख्याएं आएंगी। 17वें प्रश्न पे आ जाओ। संख्या 4,75,320 को प्रसारित रूप में लिखो। तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न। 4,75,320 बराबर है, सबसे पहले 4 लिखो। 4 के पीछे जितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो उतनी 0 लगा दो, ये बन गया 4 लाख। ठीक है। जमा, जमा अब 7 लिखो। 7 के पीछे 4 अंक हैं, तो 4 0 लगा दो, 70,000। जमा अब 5 लिखो, और 5 के पीछे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 0 लगा दो। जमा 3 लिखो, 3 के पीछे 2 0 लगा दो, 300, और जमा का 20, और 20 के बाद 0 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये इस दी गई संख्या का प्रसारित रूप कहलाता है। 18वें पे आ जाओ। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। आपकी उड़ान और गणित की दोनों वर्क बुक्स मैंने अपने चैनल पर पूरी हल करवा रखी हैं, तो उनके सॉल्यूशन के लिए भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। आगे चलूं मैं।
18वां देखो, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बच्चे एक बिंदु से अनंत रेखाएं, ये एक बिंदु है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी डाल लो, ठीक है। अगले प्रश्न, अगले भाग पे आ जाओ। एक बिंदु से कितनी? अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखाएं? अनंत। दूसरा भाग है दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं? मान लो ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी, तो इन दोनों से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा केवल एक रेखा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 19 पर। निम्न का मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। तो रिजु कोण होता है बच्चे 180 डिग्री का। देखो ये एक लाइन है और ये लाइन जब ऐसे घूम के वापस आती है तो इसका एक चक्कर पूरा होता है और एक चक्कर में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये लाइन अगर घूम कर आधा चक्कर लगाए, सुन लो, यहां से मैं चली और यहां आई मैं वापस, आधा चक्कर तो बनता है 180 डिग्री का। तो रिजु कोण कब बनता है? जब आधा घूर्णन यानी आधा चक्कर लग जाए। तो पहले भाग का सही उत्तर बी आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ूं मैं। दूसरे पे आ जाइए। समकोण, समकोण कब बनता है? जब ये रेखा केवल 1/4 चक्कर, देखो एक इतना, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तो 2 3 और 4 चक्कर लगेंगे जब 360 बनेगा ना। तो ये है 90 का कोण। तो 90 का कोण कब बनता है? जब 1/4 चक्कर लगता है। तो दूसरे भाग का उत्तर सी आ जाएगा। और तीसरा हो गया न्यून कोण। मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर दूं। हाँ, समझ गए ना? पहले का उत्तर है बी, दूसरे का उत्तर है सी और तीसरे का उत्तर है ए। जब एक चक्कर से 1/4 से भी कम चक्कर लगता है तो अपना न्यून कोण यानी 90 से कम का कोण बनता है। 20वें पे आ जाओ। कितना आसान प्रश्न है। निम्न प्रकार के निम्न त्रिभुजों के प्रकार लिखिए जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं बच्चे बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें पी क्यू, क्यू आर और आर पी तीनों 5 है, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु, बाहु है भैया ये, समबाहु, ये ऐसे करके बाहु लिखते हैं, ठीक है। और तीसरे पे आ जाओ। यही बातें मैं अभी इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। समझ में आ रही बात? त्रिभुज DEF जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर? अभी देखो एक बार वापस चलते हैं और यहाँ आते हैं। तो जब हमने ये वाला प्रश्न अपना किया था, कहाँ गया भैया वो प्रश्न? ये रहा। जब मैंने प्रश्न संख्या 2 करवाई थी तब भी ये सारी बातें मैंने आपको रिपीट की थी। तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 21 पर। तो प्रश्न संख्या 21 का एक भाग तो बेहद आसान है। निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। ये संख्याएं अगर आपको पढ़ने में ना आ रही हो तो मैं दोबारा लिख दूं। -50, फिर माइनस का 200 और तीसरी संख्या है 300। आपको अपने पेपर में कैसे करके आना था? माइनस का 50 ब्रैकेट में, जमा लगा के माइनस का 200 ब्रैकेट में और जमा लगा के 300। अब ये दोनों ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगी, तो ये 200 और 50 हो जाएगा माइनस का 250 और जमा का 300। जमा का 300 और माइनस का 250, तो 300 में से 250 घटाओगे तो आपका उत्तर 50 आ जाएगा। दूसरे भाग पर आ जाओ। घटा का 52 और जमा के 52 को जोड़ना है। तो आपने बिल्कुल सिंपल लिखना था, घटा 52 जमा 52। अब 52 जमा का और 52 घटा का तो कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये आपको एक पजल दी गई है जिसको मैं नीचे कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, मैं स्वयं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है, बड़े प्यार से आपने समझना है। 1 से 10 के बीच की कोई तीन संख्या लेनी है और नीचे दी गई पजल को हल करना है। अब हल कैसे करना है सुनो मेरी बात। इसमें बहुत गाढ़े गाढ़े करके खाने दे रखे हैं। देखो ये जो खाना है ना, ये सिंगल है और इसके अंदर इसने 5 दिया है। तो ये कह रहा है कि इसमें तो भैया तुमने 5 ही भरना है। तो 1 से 10 के बीच की मेरी एक संख्या तो बेटा जी हो गई 5। क्लियर हो गया?
समझ आ रही है मेरी बात? 5 दिख रहा है ना आपको? थोड़ा देखो, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, स्क्रीन पे कई बार हम एक जिस पेन की हेल्प से लिखते हैं वो कई बार स्क्रीन टच काम अच्छे से नहीं करता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब सुनो, अब जैसे ये वाला खाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैंने रेड कलर से कर दिया, इसके ऊपर कोने में लिख रहा है 8+। इसका मतलब क्या है कि इस खाने में और इस खाने में जो दो संख्याएं आएंगी उनका जोड़ 8 होना चाहिए। अब एक संख्या तो मैंने 5 ले ली, तो 5 में क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए, तो वो होगी 3। क्लियर है? और एक बार इसको देखो, एक और कलर चेंज करती हूं मैं, कि भैया ये जो खाना है इसके कोने में लिख रहा है 7+, तो यहाँ और यहाँ जो संख्या आएगी उनका जोड़ 7 होना चाहिए, जबकि 5 हमने लेना ही है, तो 5 में मैं 2 जोड़ूंगी तो 7 आएगा। तो 1 से 10 के बीच की इन 3 संख्याओं को मैं लूंगी, 2 को, 3 को और 5 को। क्लियर हो गया? कौन कौन सी संख्या लेने जा रही हूं मैं? 2 को, 3 को और 5 को। अब दूसरा काम जो आपने करना है, मैं थोड़ा साफ करती हूँ साथ साथ, वो ये करना होगा कि एक लाइन में और एक कॉलम में एक संख्या एक ही बार आएगी। अगर मैं इस कॉलम की बात करती हूं तो इसमें 2, 3 और 5 एक ही बार आएंगे, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो अब यहाँ तो इसने पहले ही बोल दिया कि भैया 5 आना है, तो इसमें तो मैं 5 भर देती हूँ। ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से आपने सुनना है और समझना है कि बाकी खानों में मैं क्या डालूं। बाकी खानों में मैं क्या डालूं कि भाई मेरा जो उत्तर है वो ठीक आ जाए। तो देखो, ध्यान से करके देखना पड़ेगा। यहाँ मैं 3 डाल दूं और यहाँ मैं 5, तो मेरा जोड़ 8 आ गया। आ गया। अब मैंने जब इस लाइन में 3 डाल दिया तो यहाँ और कहीं तो 3 आएगा नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से, इस पूरे खाने को देखो, 1 मिनट, इसको इसको जिसपे मैं इतना गाढ़ा एरो लगा रही हूँ, इस खाने को देखो, इसमें 3 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे तो 2 ही आएगा। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इस खाने को देखो, इस कॉलम को सुनो मेरी बात, जो ये खड़े होते हैं ये कॉलम होते हैं, जो पड़ी होती हैं ये रो होती हैं। भाषा समझ रहे हो ना आप मेरी? तो इस थर्ड कॉलम में 5 आ चुका है, 2 आ चुका है, तो अब मैं क्या भरूंगी? 3। और तुम देख लो, 3 और 2 का जोड़ 5 आ रहा है। ये यहाँ मुझे 5 चाहिए था, इस खाने में मुझे 5 चाहिए था, जो कि आ गया। अब यहाँ आ जाओ, अब ये मुझे यहाँ 7 चाहिए, 7 चाहिए मुझे, 3 पहले ही आ चुका है, तो मुझे यहाँ क्या भरना चाहिए? 5 और 2 का जोड़ 7 आता है, तो यहाँ पर मैं 5 भरूंगी, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मैं 5 भरूंगी और यहाँ पर मैं 2 भरूंगी। तो आप देख सकते हो 5 और 2 7, और यहाँ पर मैं 2 भरूंगी और यहाँ पर मैं 3। तो प्रत्येक खाने में, प्रत्येक रो में, प्रत्येक कॉलम में 2, 3 और 5 एक ही बार आ रहा है। और जो हमें शर्त दी गई थी, जो हमें जमा घटा की शर्तें दी गई थी, वो भी हमने सारी पूरी कर दी हैं। इसको केन केन पजल बोलते हैं, और ये 7वीं 8वीं के एग्जाम्स में भी पिछली बार आई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी कि कैसे तो मैंने संख्या चूज की। संख्या का आइडिया मैंने आपको बता दिया कि भैया 5 तो लेना ही लेना था, और अब 5 में क्या जोड़ूं? 3 जोड़ूं तो 8 आ जाएगा, और 2 जोड़ूं तो 7। तो ये तो 3 तो संख्या पकड़ ली, और किस तरीके से मैंने हल किया है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हो। और अब जल्दी से 2 प्रश्न और देख लेते हैं। ये पूरा पजल की ही कहानी थी, इतना लंबा हम पढ़ते तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने आपको समझा दिया। 22वें प्रश्न पे आ जाओ। शुभम ने अपने कमरे की दीवार का 2/3 भाग पेंट किया। शुभम ने किया पेंट। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और दीवार का 1/3 भाग पेंट कर दिया। ठीक है, 1/3 भाग। ठीक है, तो अब ये पूछता है कि दोनों ने मिलकर कितने भाग को पेंट किया। बेटा बहुत आसान प्रश्न है, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात है कि आपने, अगर मैं ऐसा कह दूं कि शुभम ने तो 3 टॉफी खाई, देखो आप अभी 1 ही मिनट में उत्तर दे दोगे मुझे, है ना, कि भाई आप, शुभम ने तो 3 टॉफी खाई, उसकी बहन माधवी ने कितनी टॉफी खाई? 2 टॉफी खाई। तो मैं अब कह दूं कि दोनों ने मिलकर कितनी टॉफी खाई, तो आप फट से बता दोगे कि मैम 3 जमा 2 5 टॉफी खाई, यानी जोड़ना था। अब यही काम यहाँ करना है कि शुभम ने दीवार कितना पेंट किया। जब आप पेपर में करके आए होंगे तो आपको अच्छे से लिखना था कि शुभम ने पेंट किया, शुभम ने पेंट किया,
कितना, 2/3 भाग। ठीक है, उसकी सिस्टर का नाम क्या है बच्चे, माधवी। तो माधवी ने पेंट किया 1/3 भाग। तो दोनों ने मिलकर कितने भाग पर पेंट किया, तो दोनों ने मिलकर, मिलकर है भैया ये, पेंट किया बराबर है। तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 2/3 जमा 1/3, दोनों के नीचे 3 है तो 3 तो एक बार आ जाएगा और ऊपर 2 और 1 जुड़ जाएंगे। तो ये बच्चे बन जाएगा 3/3 और 3 से 3 कटकर 1 आ जाएगा। 1 का मतलब है कि दोनों ने मिलकर पूरी की पूरी दीवार को पेंट कर दिया। और अब हम करेंगे आपके पेपर का लास्ट प्रश्न, मिलान कीजिए। देखो भाई 35, ये तो यहां देखना है और एक बार यहां देखना है। अब 35 8 का गुणज है, नहीं है। 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े में 35 आता है, हाँ आता है। 7 के पहाड़े में 35 आता है, तो 35 7 का गुणज है, मैंने इसको इससे मिला दिया। अब 15 पे चलो, 35 का तो हो गया इलाज। 15 पे चलो, 15 8 का गुणज है, नहीं है, 15 8 के पहाड़े में नहीं आता। ये ऑप्शन तो हमारा भर चुका है, इसको छोड़ दो। अब देखो 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड या 20 का, तो 15 इन तीनों में से किसका गुणनखंड है, 30 का, 20 का या 50 का। तो 15 30 का गुणनखंड है, 15 दूनी 30, 15 के पहाड़े में 30 आता है ना, 30 15 से भाग हो जाता है। अब आ जाओ 16, दो 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 उत्तर तो खत्म हो गए, इन दोनों को तो अब देखना ही नहीं है, इन दोनों को तो अब देखना ही नहीं है। बच क्या गया, 8 का पहाड़े में आता है 16, या 50 का गुणनखंड है या 20 का। तो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है 8 दूनी 16 होता है। तो 16 किसका गुणज हो गया, 8 का। मिला दिया तीसरे को ए से। अब 20 20 का गुणनखंड होता है और 25 50 का गुणनखंड होता है, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा ये अपना पेपर था जो मैंने करवाया है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी जो जितनी भी वर्क बुक्स हैं दोनों की दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे चैनल पर है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको मेरे सभी वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को आपने शेयर भी करना है। थैंक यू।